ऑलराइट बच्चों, सो आज अपन कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ एडवांस प्रॉब्लम को देखते हैं, है ना। आज अपना इसका जो अपन ने रिवीजन स्टार्ट किया था कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और लिमिट का, उसका आज लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो आज कुछ एडवांस प्रॉब्लम देखेंगे आज के लेक्चर्स में, देन आफ्टर दैट हम लोग डिफरेंशिएशन पर जाएंगे। चलो, जैसे ये प्रॉब्लम है, क्या बोल रहा है कि बोल रहा कंसीडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस, है ना। ये एक लंबा चौड़ा सा फंक्शन दे रखा है, ये x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, है ना। मतलब x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 के लिए ये है, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि एंड एफ ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 3 where this denotes greatest integer function। मतलब बेसिकली इस फंक्शन का दो डिफिनेशन है कि जब x पाई बाय 2 है तब तो ये 3 है ना। इट्स लाइक ऐसा कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू ये पाई बाय 2 सॉरी ये 3 है whenever x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, और जब पाई बाय 2 नहीं है, जब पाई बाय 2 नहीं है तब ये फंक्शन है। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है। और पूरा फंक्शन किसके लिए? फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई के लिए ही बात करना है ना। फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई के लिए, मतलब 0 टू पाई में जब पाई बाय 2 होगा तो 3 लेंगे, और जब पाई बाय 2 नहीं होगा तब हम इसकी बात करेंगे। ऑलराइट, तो इसके बारे में बताना है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी अपने को चेक करना है एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, बराबर है। तो चलो पहले एक बार फंक्शन को देखो ध्यान से। अपने हम क्या देख रहा है कि 2 टाइम्स साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, है ना। तो सबसे पहले तो मैं इस मॉडुलस की बात करूंगा कि ये मॉडुलस कैसे ब्रेक करना है, क्योंकि ये तो मॉड है ना। अगर मुझे इस फंक्शंस के बारे में आगे देखना है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, तो पहले मॉडुलस को मुझे ब्रेक करना होगा कि ये साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स मॉड के बाहर क्या बनकर आएगा। तो आपको मॉडुलस का बेसिक प्रॉपर्टीज तो पता ही है ना, कि जो मॉड एक्स होता है अगर ये पॉजिटिव है तब तो एक्स ही रहेगा, लेकिन अगर ये अंदर वाला नेगेटिव हो जाए तब ये माइनस एक्स बनकर बाहर आता है ना। ये आपको पता ही है। तो इसी कंसेप्ट को तुम यहां यूज कर सकते हो। क्या बेसिकली कि जो आपका मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, इसी की बात हो रही है ना। तो जब x पाई बाय 2 नहीं है तो मैंने क्या देखा कि मुझे तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या कहां चेक करना है, x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे। तो जब मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूंगा तो मुझे क्या क्या, या कंटिन्यूटी चेक करूंगा तो पहले मुझे पाई बाय 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फिर फंक्शनल वैल्यू की बात करनी पड़ेगी, है ना, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। अगर कंटिन्यूअस होगा देन वी विल गो टू डिफरेंशिएबिलिटी। तो हमने ये देखा कि मुझे तो पाई बाय 2 के नेबरहुड में देखना पड़ेगा, है ना। तो जब मैं पाई बाय 2 के नेबरहुड में देखूंगा, मतलब पाई बाय 2 से जस्ट थोड़ा सा कम और पाई बाय 2 से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा, तो ये जो है मॉड साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, मॉड साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स पाई बाय 2 के आसपास, मतलब पाई बाय 2 से जस्ट छोटा और पाई बाय 2 से जस्ट बड़ा। तो आप थोड़ा सा आपको ये देखना है कि ये जो पूरी वैल्यू है पाई बाय 2 के नेबरहुड में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले पाई बाय 2 के राइट साइड चलते हैं, मतलब पाई बाय 2 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, तो पाई बाय 2 से जस्ट थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लो। तो आपको पता होना चाहिए साइन पाई बाय 2 क्या होता है, 1 होता है। और उसके बाद जैसे आप साइन एक्स का कर्व देखोगे, देखो जब आप साइन एक्स का कर्व देखोगे तो साइन एक्स का कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है। तो पाई बाय 2 पर तो ये 1 होता है ना। पाई बाय 2 पर इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, बराबर है। और पाई बाय 2 के जस्ट बाद
इसकी वैल्यू क्या पॉजिटिव तो होती है, लेकिन वो क्या 1 से कम होती है। π/2 से जस्ट बाद की बात करो तो वो क्या होगा, पॉजिटिव तो होगा लेकिन वो 1 से कम होगा। क्लियर हुआ? तो 1 से छोटी वैल्यू और 0 से बड़ी होगी क्योंकि पॉजिटिव। तो मतलब कि π/2 के जस्ट बाद मैं देखूं तो वो वैल्यू 0 to 1 में आएगी, है ना। 0 to जो भी वैल्यू होगी π/2 के जस्ट बाद, तो वो वैल्यू 0 to 1 में आएगी। तो 0 to 1 में कोई वैल्यू है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, मान लो कि वो हो गया 0.999, ठीक है। अगर मैं इसका क्यूब करूंगा, है ना, अगर 0.999 का क्यूब करूंगा तब तो ये और छोटा हो जाएगा। ये चीज तो आपको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई 0 to 1 में कोई वैल्यू लाइक 1/2, तो 1/2 का अगर स्क्वायर करोगे तो 1/4 होगा। 1/2 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 1/8 आएगा। तो कोई भी वैल्यू अगर 0 to 1 में लाई कर रही है ना, अगर वो पॉजिटिव है तो उसका पावर जितना इंक्रीज करोगे ये वो वैल्यू उतना डिक्रीज होता जाएगा। जैसे पहले 1/4 था, 2 पावर में 3 किया तो 1/8 हो गया, और पहले से अगर कोई पावर नहीं है तो 1/2। तो 1/2 जब स्क्वायर करने पे क्या बन गया, 1/4, फिर क्यूब करने पे क्या बन गया, 1/8। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर यह sin x है तो ये क्या हो गया, sin स्क्वायर x, और ये क्या हो जाएगा, sin क्यूब x। तो मतलब क्या होगा कि अगर वैल्यू, है ना, sin x की वैल्यू अगर 0 to 1 में लाई कर रही है, 0 to 1 में लाई कर रही है, 1 नहीं है, नहीं 0 है, तो उस केस में sin x क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x से बड़ा हो जाएगा। sin स्क्वायर x किससे बड़ा हो जाएगा, sin क्यूब x से बड़ा हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा? तो इसका मतलब क्या हो गया कि π/2 के जस्ट बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू में sin x और sin क्यूब x की अगर बात करूं तो कौन ग्रेटर होगा, तो जो sin x होगा वो sin क्यूब x से ग्रेटर होगा। मतलब कि sin x माइनस sin क्यूब x हमेशा क्या आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा। चीजें समझ में आ रही है नहीं? मतलब कहने का मीनिंग ये है बेटे, ध्यान से देखो, यहां से हम यहां तक की बात कर रहे हैं, पाई तक, कि जब 0 to π में, मतलब π/2 के नेबरहुड में मैं देख रहा हूं तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है कि sin x ग्रेटर होगा sin क्यूब x से। होगा या नहीं होगा? तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो जब पूरी वैल्यू पॉजिटिव आई तो ये किसके साथ ब्रेक होगा, sin x माइनस sin क्यूब x के साथ ही ब्रेक होगा। समझ में आ गया? मतलब क्या हो गया कि π/2 से जस्ट आगे की वैल्यू में देखा तो ये mod sin x माइनस sin क्यूब x ये बनकर बाहर आएगा। क्लियर हुआ? सिमिलरली π/2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी देखना पड़ेगा, तो उस केस के लिए भी मैं अभी फंक्शन देख लेता हूं, ये मॉडुलस क्या बनकर बाहर आएगा। तो π/2 से जस्ट पहले भी जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, 0 to 1 में ही होगा। तो जो सिनारियो इधर था वही सिनारियो इधर भी है, पॉजिटिव होगा और 0 to 1 में होगा। तो यहां भी क्या हो जाएगा, π/2 से जस्ट पहले भी ये फंक्शन यही बनकर बाहर निकलेगा। मतलब कुल मिलाकर देखे तो जो mod sin x माइनस sin क्यूब x है ना, mod sin x माइनस sin क्यूब x या sin x माइनस sin क्यूब x का जो mod है वो sin x माइनस sin क्यूब x होगा π/2 के नेबरहुड में। समझ में आ रहा है चीजें? तो अब यहां से ही हम आगे वैल्यू को और इवन π/2 के नेबरहुड में क्या है, यहां से यहां सिर्फ π/2 को छोड़ दो तो ये पूरी वैल्यू 0 to 1 में ही है, और इधर भी क्या है, 0 to 1 में ही है। तो 0 to π के बीच में, है ना, 0 to π के बीच में सिर्फ π/2 को छोड़ दिया जाए तो π/2 पर वैल्यू 1 होती है, तो π/2 को अगर मैं हटा दूं तो बाकी सारी वैल्यू 0 to 1 में लाई करेगी, बाकी सारी वैल्यू 0 to 1 में लाई करेगी। तो 0 to 1 में अगर sin x है
तो साइन क्यूब एक्स क्या हो जाएगा, उससे भी छोटा हो जाएगा। ये मैं भी एग्जांपल देकर भी समझाया कि मान लो साइन एक्स 1/2 है, 0 to 1 में है, तो उसका क्यूब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। मतलब साइन क्यूब एक्स छोटा हो जाएगा साइन एक्स से। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा 0 to पाई में। जब x π/2 नहीं है तो π/2 पर तो 0 हो जाएगा, 1 - 1। लेकिन ये बोल रखा है कि x नॉट इक्वल टू π/2, मतलब π/2 के आगे पीछे अपने को देखना है। ऑलराइट, तो यानी कि अब पूरे क्वेश्चंस में कंक्लूजन ये रह गया अपना कि ये मॉड किसके साथ बाहर आएगा, साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स के साथ। तो जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन क्या बन जाएगा, देखो तो f ऑफ x तुम्हारा बन जाएगा ये बन जाएगा, देखो ध्यान से, 2 ऑफ साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, यही बनेगा। और प्लस का ये मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स क्या बनकर आएगा, साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, यही आएगा। और होल डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 2 ऑफ साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, फिर क्या आ गया माइनस, फिर यहां पर मॉड है तो ये भी साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स बनकर ही बाहर आएगा, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते, देखो यहां 2 साइन एक्स है, यहां साइन एक्स है, कितना हो गया 3 साइन एक्स, और ये क्या है -2 साइन क्यूब एक्स और माइनस साइन क्यूब एक्स, तो -3 साइन क्यूब एक्स हो गया। फिर होल डिवाइडेड बाय ये देख लो 2 साइन एक्स है और यहां माइनस साइन है, 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स कितना हो गया भाई, साइन एक्स हो गया, और -2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स, तो माइनस साइन क्यूब एक्स हो गया, ठीक है। तो यहां से 3 कॉमन हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन, तो ये क्या आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होता है 3। मतलब क्या हो गया कि जब x π/2 नहीं है तो 0 to π/2 में f ऑफ x क्या आ गया, 3 आ गया। और क्वेश्चंस में दे रखा है कि f ऑफ π/2 क्या है, 3 है, ये भी 3 है। मतलब क्या हो गया कि अगर मैं f ऑफ x की बात करूं तो कुछ ऐसा हो गया तुम्हारा f ऑफ x, ये f ऑफ x 3 है जब x π/2 नहीं है, और x कहां से लाई कर रहा है, 0 to π में, है ना। और 3 है जब x π/2 है। तो फाइनली मैं क्या देख रहा हूं, पूरा फंक्शन 3 और 3 है, तो 0 to π में मतलब f ऑफ x हमेशा क्या हो गया, 3 हो गया। 0 to π में f ऑफ x क्या आ गया, 0 to π में मतलब π/2 के नेबरहुड में मैं देख रहा, तो ये 3 आया, π/2 पर भी 3 है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि π/2 पे गिवन फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि उसका लिमिटिंग वैल्यू भी 3, फंक्शनल वैल्यू 3, है ना। तो कंटिन्यूअस है तो फिर डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो कुछ नहीं, डेरिवेटिव निकाल लो इसका, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये डिफरेंशिएबल भी है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन f ऑफ x है वो कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल्स टू π/2, क्लियर है। तो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू, ये ऑप्शन अपना करेक्ट है। देखो एक बार समराइज करते हैं, इस क्वेश्चंस में क्या था कि ये गिवन फंक्शन था, इसने बोला कि ये फंक्शन ये होगा जब π/2 नहीं है, और किसके लिए, 0 to π के लिए। फिर बोला जब π/2 लोगे यहां तो ये 3 के बराबर हो जाएगा। चलो भाई, तो फिर उसी तरह आगे बढ़ा हमने, तो यहां पर मुझे क्या दिखा, ध्यान से देखो, ये पूरी वैल्यू हाँ ये आ गई, तो ये क्या है, साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स होगा,
क्यों होगा? क्योंकि 0 to पाई में साइन एक्स साइन क्यूब एक्स से ग्रेटर होगा जब एक्स पाई बाय 2 नहीं है, तो पाई बाय 2 को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि पाई बाय 2 को छोड़ दिया तो सारी वैल्यू साइन एक्स की 0 to 1 में लाई करेगी। 0 to 1 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो और छोटा हो जाएगा, क्यूब करूं तो उससे भी छोटा हो जाएगा, तो साइन एक्स और साइन क्यूब एक्स में साइन एक्स ग्रेटर हो जाएगा साइन क्यूब एक्स से। तो इसका मतलब ये वाली जो मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो मॉडुलस किसके साथ ब्रेक होगा? साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स के साथ। मॉड एक्स एक्स होता है जब एक्स पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव आई है इसलिए एक्स लिखा, तो ये पूरी वैल्यू भी पॉजिटिव होगी तो ये यही रहेगा, ठीक है। अगर नेगेटिव होती तो माइनस लगाते। फिर यहां पर इसको मैंने मॉडुलस को ब्रेक कर कर लिखा, फिर सॉल्व किया तो यहां से ये आ गया। क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ा तो क्या पता चला कि f ऑफ पाई बाय 2 क्या है? 3 है, तो फंक्शन अपना ऐसा बन गया। तो मैं पाई बाय 2 पर डिफिनेशन चेंज हो रहा है तो मैंने चेक किया तो पाई बाय 2 पर लिमिटिंग वैल्यू भी 3 होगा और फंक्शनल वैल्यू भी 3 है, तो इसका मतलब कंटिन्यूअस होगी। कंटिन्यूअस है तो मैंने बोला था डायरेक्ट अप्लाई करो डिफरेंशिएबिलिटी, तो इसका डेरिवेटिव लिया तो ये भी 0 ये भी 0 आ गया, तो मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इसका 0 ही आ। तो क्या है कि फंक्शनल वैल्यू 3 था इसका पाई बाय 2, मतलब कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है। क्लियर है? तो इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें क्या बोला? फॉर x ग्रेटर देन 0 लेट h ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस, मतलब h ऑफ x 1/q है if x is equals to p by q, और 0 है if x is a irrational, है ना। मतलब कहने का मीनिंग ये है, और अच्छा एक और इंफॉर्मेशन है कि वेयर p and q ग्रेटर देन 0, मतलब p और q पॉजिटिव है, आर रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स, है ना। तो मतलब p और q प्राइम इंटीजर्स है वाली बात और पॉजिटिव है। देन व्हिच वन डज नॉट होल्ड ट्रू, तो बोल रहा है इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है? डज नॉट होल्ड ट्रू मतलब नहीं हो सकता। तो पहले तो हम आएंगे ऑप्शंस पर, उससे पहले फंक्शंस को देखते हैं। इसमें क्या बोला कि h ऑफ x 1/q है जब x p by q है, मतलब कंफ्यूज कर रहा है आपको। देखो क्वेश्चंस है तो एडवांस लेवल का, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ रखे हैं एडवांस में, बट इस क्वेश्चन को चाहो तो विद इन 1 मिनट आप कर सकते हैं। देखो क्या बोला इसमें कि h ऑफ x क्या है? 1/q है, मतलब क्या कि अगर मैं x की वैल्यू, अच्छा p और x क्या है? p by q है, तब 1/q है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं x की वैल्यू लिया 2/3, है ना, जब मैं x की वैल्यू लिया 2/3, तो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है ना, 8 भी प्राइम नंबर है, तो हम ले सकते हैं p और q की वैल्यू ऐसा। तो उस केस में h ऑफ x मतलब h ऑफ 2/3 क्या आ जाएगा? 1/3 आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बोल रखा है ना कि जब x p by q है तो h ऑफ x 1/q लेना है तेरे को, इसमें ये बोला जब h p by q है तो ये क्या है? 1/q है, वेयर p और q क्या होना चाहिए? रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स। तो ऐसे कर कर हमने जब x को 2/3 रखा, 2 और 3 प्राइम है, यहां से मुझे क्या मिल गया? 1/3 मिल गया, बराबर है। तो एट x इज इक्वल्स टू 2/3 पे मुझे h ऑफ 2/3 क्या मिला? 1/3 मिला। अच्छा 2/3 क्या था? एक रेशनल नंबर है, सबको पता है। और फिर आगे बढ़ूंगा, जब x इरेशनल है तो h ऑफ x 0 हो जाएगा। तो चलो भाई, अब मैंने क्या सोचा, क्योंकि तुम जितने भी इधर इंटरवल्स देख रहे हो सब 0 to infinity की बात कर रहा है ना, तो मैं 0 से बड़ा ही नंबर लिया था। तो इस पॉइंट पर मैं देखना चाहता हूं कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं, उसको चेक कर लेते हैं। तो जब मैं 2/3
के नेबरहुड मतलब 2/3 पे फंक्शन वैल्यू तो 1/3 आ गई। अब अपना क्या अप्रोच है कि अगर 2/3 पे लिमिटिंग वैल्यू भी 1/3 आ जाएगी तो फिर अपना क्या हो जाएगा, फंक्शन उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो फिर मैं क्या देख रहा हूं कि जब मैं 2/3 पे लिमिटिंग वैल्यू निकालूंगा तो 2/3 पे लिमिटिंग वैल्यू का क्या मतलब हो गया कि h of 2/3 प्लस सम, मतलब 2/3 से जस्ट ज्यादा, 2/3 प्लस की बात मैं करता हूं, 2/3 से जस्ट ज्यादा होगा। तो 2/3 यहां 2/3 के नेबरहुड में देखना है तो पहले इस साइड देखा, राइट साइड, तो 2/3 से जस्ट ज्यादा नंबर जो होगा, जस्ट ज्यादा, वो रेशनल होगा या इरेशनल, तो वो इरेशनल आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि आपको यहां पर है 0.5, ठीक है, अब मैं बोलूं 0.5 से जस्ट ज्यादा, मतलब एकदम जस्ट ज्यादा नंबर, तो वो एक इरेशनल नंबर आएगा। जीरो, कोई बच्चा बोलेगा सर नहीं 0.6 आएगा, नहीं, 0.6 और 0.5 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स है, तो उस इनफाइनाइट रियल नंबर्स में 0.5 से जस्ट ज्यादा की अगर मैं बात करूं ना तो वो एक इरेशनल नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये लिमिटिंग वैल्यू इसका 0 हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट। सिमिलरली 2/3 से जस्ट छोटा नंबर वो भी इरेशनल होगा, तो जब x इरेशनल है तो ये क्या होगा, 0 होगा, तो ये भी 0 आ गया। तो मतलब लिमिटिंग वैल्यू तो 0 हो गया और फंक्शनल वैल्यू 1/3 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि h of x is not continuous at x is equals to 2/3। मतलब क्या हो गया कि जब मैं x की वैल्यू क्या रखूं, कोई रेशनल नंबर रखता हूं, है ना, p/q के फॉर्म में, तो ये क्या आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। पहला चीज क्लियर हो गया। तो एक बार ऑप्शंस पे आते हैं। तो इसने क्या बोला, फर्स्ट ऑप्शन h of x is discontinuous for all x belongs to 0 पे, for all x की टर्म नहीं, h of x is discontinuous for each rational number। हाँ, तो सारे रेशनल नंबर के लिए डिसकंटिन्यू, तो ये तो सही है। अपने को इसमें गलत चूज करना है, कौन सा स्टेटमेंट, विच वन डज नॉट होल्ड, जो गलत है उसको चूज करना है, तो ये तो सही है। फिर आगे बढ़ा तो ऐसे भी देख सकते हो कि यहां से ये तो मैंने बात किया रेशनल नंबर की, अब इरेशनल लेता हूं, तो जैसे मान लो कोई भी इरेशनल नंबर ले लो, जैसे √3 ले लिया, x is equals to √3। तो जब इरेशनल है तो इरेशनल नंबर पे फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जब x इरेशनल है तो फंक्शनल वैल्यू 0। फिर उसी नंबर पे मैं राइट हैंड लिमिट निकालना चाहूंगा, इरेशनल नंबर है √3, उससे जस्ट ज्यादा नेबरहुड में, राइट साइड में, तो वो भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा, तो वो भी, ये भी इरेशनल ही है अभी भी, तो ये 0 होगा। सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी जस्ट छोटा नंबर, वो भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। तो मतलब इस केस में क्या हो गया कि जब x को मैं इरेशनल रख रहा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों 0 आ रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो जो तुम्हारा दूसरा ऑप्शन है h of x is continuous for each irrational in 0 to infinity, हाँ ये भी सही है। तो ये दोनों तो सही है, क्लियर है। तो क्या फाइनली अपने पास कंक्लूजन ये निकला कि 0 to infinity में जब x को मैं रख रहा तो जब मैं रेशनल नंबर ले रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल 2/3 लिया, तो उस सिनारियो में क्या हो रहा है, और 2 मतलब ऐसे रेशनल नंबर जो कि p/q ऐसे लेना है जहां पर p और q प्राइम नंबर हो, रिलेटिव प्राइम। तो उस सिनारियो में क्या हो रहा है कि जब रेशनल है वो तब तो डिसकंटिन्यूअस बन रहा है, और जब इरेशनल ले रहा हूं तो कंटिन्यूअस बन रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि h of x is not derivable for all x belongs to 0। हाँ ये भी सही है, सारे x के लिए डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे x जो 0 to infinity में उसके लिए कंटिन्यूअस है ही नहीं। तो जब कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा सारे x के लिए। हाँ इरेशनल के लिए है,
लेकिन ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to इंफिनिटी बोल रहा है। तो ये तीनों ऑप्शन अपना क्या है, ट्रू है। तो ये एक ऑप्शन बचता है, इसमें क्या बोला, एच ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to इंफिनिटी। हाँ, सारे x के लिए h of x इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to इंफिनिटी। हाँ, अच्छा यहां भी कैच है, ठीक है ना, कि h of x इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to इंफिनिटी। तो क्या ये भी ट्रू है? नहीं, ये भी गलत है। ये ट्रू था, इरेशनल के लिए कंटिन्यूअस, रेशनल के लिए डिसकंटिन्यूअस, ये भी ट्रू है। सारे x के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये भी ट्रू है। लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है। इसने बोला सारे x के लिए डिसकंटिन्यूअस है क्या? नहीं भाई, इरेशनल के लिए तो कंटिन्यूअस है ना, अभी प्रूव किया। तो यही एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है। तो अपना आंसर यही हो जाएगा। क्लियर है? तो लिखो इसको, और भी आगे प्रॉब्लम देखते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट ये दो क्वेश्चन है इंटीजर टाइप है ना, देखते हैं इसको। इसमें क्या बोला कि इफ f of x is continuous for all x belongs to R and the range of f of x दे रखा और g of x ये फंक्शन है f of x upon c और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो बोल रहा है कि जो g of x है वो भी कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ c अपने को बतानी है। तो c का वो कौन सा लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगा जिसके लिए ये g of x इज इक्वल टू दिस कंटिन्यूअस होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। f of x भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी दे रखा है, और f of x का रेंज 2 to √21 है। तो तुम तो ऐसे समझो कि g of x क्या है, कि सम एक्सप्रेशन है f of x अपॉन c, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि g of x सम एक्सप्रेशन का ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो अगर मैं जैसा ऐसे बोलूं कि g of x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता, तब तो ये डिसकंटिन्यूअस होता जितने भी इंटीग्रल पॉइंट है। या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि g of x इज इक्वल्स टू f of x अपॉन c है, तो ये भी डिसकंटिन्यूअस होगा जहां पर यह क्या इंटीजर बनेगा, जहां जहां जिस x के लिए इंटीजर बनेगा वहां पर ये g of x क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। लेकिन इसने बोल रखा है कि g of x तो सारे x के लिए कंटिन्यूअस है। तुम ऐसा सी बताओ जिसके लिए ये हमेशा कंटिन्यूअस हो जाए। तो एक समय के लिए हम सोचेंगे यार कि फंक्शन तो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है g of x। तो कुछ ऐसा हो जाए कि g of x के अंदर जो वैल्यू है वो हमेशा x की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा एक ही इंटीजर दे, है ना। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल कि ये पूरी वैल्यू f of x अपॉन c हमेशा अगर 0 to 1 में लाई करे, f of x अपॉन c अगर 0 to 1 में लाई करेगा, तब तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इस पूरे का हमेशा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लॉजिक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक। उसके बाद कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, सीधा आंसर। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर f of x अपॉन c हमेशा 0 to 1 में होगा, तो उस सिनारियो में उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 0। मतलब g of x हमेशा 0 होगा चाहे x कुछ भी हो। लेकिन उसके लिए पहले मुझे इसको 0 to 1 में रखना होगा सारे x के लिए, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि हमेशा 1 आ जाए ये g of x, तो उसके लिए मुझे इसको 1 से 2 में रखना पड़ेगा। अगर ये हमेशा 1 से 2 में है तो g of x हमेशा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगर g of x हमेशा या तो 0 आए सारे x के लिए, तो 0 ही आ रहेगा। तो 0 एक कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। उसी तरह 1 भी आ जाए तो भी काम चल रहा है। मतलब कुल मिलाकर सिंपल सा लैंग्वेज में बोला जाए तो g of x एक पार्टिकुलर इंटीजर ही आना चाहिए, मतलब एक ही इंटीजर हमेशा देना चाहिए, चाहे f of x अपॉन c कुछ भी हो, हमेशा एक ही इंटीजर आना चाहिए।
तो हमेशा एक ही इंटीजर आ रहा है, तो अगर एक ही इंटीजर मतलब g ऑफ x फिक्स हो जाएगा कि वो या तो 0 है या 1 है या 2 है या माइनस कुछ भी है। तो उस सिनारियो में g ऑफ x कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, तो कंटिन्यूअस होता ही है। तो इसी को माइंड में रखते हुए हमने ये सोचा, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अब मुझे ये देखना होगा कि अंदर वाली वैल्यू कहां से कहां जा सकती है। तो उसके लिए फिर f ऑफ x का रेंज देखा, गिवन है। तो f ऑफ x तो बेटे 2 से स्क्वायर रूट ऑफ 21 में लाई कर रहा है, तो मुझे तो चाहिए f ऑफ x अपॉन c, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन c स्क्वायर रूट ऑफ 21 अपॉन c। तो मतलब f ऑफ x अपॉन c हमेशा इसके बीच में लाई करेगा। अब मुझे c को इस टाइप से वैरी कराना है ताकि ये पूरी वैल्यू या तो 0 to 1 या 1 to 2 या 2 to 3 कुछ ऐसे रेंज में या -1 to 0 ऐसे पॉसिबल्स वैल्यू में आ जाए, ताकि हमेशा एक ही इंटीजर्स मिले। तो मैं क्या देख रहा हूं कि यार ये 2 है और अपर लिमिट स्क्वायर रूट ऑफ 21 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 21 अप्रॉक्स क्या होगा 4 to 5 के बीच में लाई करेगा। जैसे 16 का 4 और 25 का 5 होता है, तो 4 to 5 में जाएगा, 4 से ज्यादा होगा 5 से कम होगा। और मुझे c की लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बतानी है, तो मैं क्या देख रहा हूं कि यार इसको तो मैं 0 to 1 में कर सकता हूं। कैसे कि अगर मैं इस c को 2 से ज्यादा रखा, जैसे मान लो c को मैं 3 ले लिया, तो 2/3 0 से बड़ा होगा, बराबर ये हो गया f ऑफ x अपॉन 3। फॉर एग्जाम्पल 3 ले रहा हूं, और ये क्या है, ये तो 4 to 5 में, तो अगर ये 4 to 5 के बीच में कुछ 4 पॉइंट समथिंग है अपॉन 3, तो ये क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 को क्रॉस कर गया। तो मतलब कुल मिलाकर मैं क्या देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये 0 to 1 में जा सकता है ये f ऑफ x अपॉन c, अगर मैं c को इस टाइप से रखूं। तो ये मैक्सिमम वैल्यू तो इसका 4 पॉइंट समथिंग है, तो मतलब 5 तो है नहीं, तो अगर मैं c को 5 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 5 f ऑफ x अपॉन 5 रूट 21 अपॉन 5। तो अब इस सिनारियो में ये तो हमें 0.4 हो जाएगा, और ये वैल्यू भी क्या होगा 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये 4 to 5 के बीच में, और डिवाइड किससे हो रहा है 5 से, तो वो भी वैल्यू क्या आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब क्या हो गया कि f ऑफ x अपॉन c, अगर मैं c को 5 रखता हूं तो हमेशा 0 से 1 में रहेगा। दूसरी बात, मैं c को 6 भी रखूंगा फिर भी 0 to 1 में ही रहेगा, 7 भी रखूं, मतलब 5 या 5 से ऊपर कोई भी इंटीग्रल वैल्यू रखो। लेकिन अपने को क्या बताना है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो इसीलिए मैं c को क्या लिया 5, तो c को जैसे ही 5 लिया, 5 से ऊपर कुछ भी रखो, ये f ऑफ x अपॉन c हमेशा कहां पर लाई करेगा, अगर c 5 है तो f ऑफ x अपॉन c 0 to 1 में लाई करेगा। ठीक है, तो जैसे ये 0 to 1 में जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर f ऑफ x अपॉन c क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब g ऑफ x क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा, चाहे x कुछ भी ले लो। समझ में आ रही चीज? अगर मैं c को फिक्स किया तो 5, तो इसका मतलब क्या हो गया कि g ऑफ x को हमेशा कंटिन्यूअस रखना है, और तो c की वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या आ गई बेटे 5। तो ये बाय ऑब्जर्वेशन भी थोड़ा बहुत पेन चलाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलो अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को, इसको लिख लिया। चलो देखो, इसमें बोला है द ओनली इंटीग्रल लाइंग इन द इंटरवल 0 to 4 वेयर द फंक्शन f of x is equals to this is discontinuous। मतलब ये फंक्शन क्या हो जाए डिसकंटिन्यूअस हो जाए। फंक्शन है क्या, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी cos pi by 2x 2n, ये है फंक्शन। तो आप क्या देख रहे हो कि फंक्शन तो ये है, ध्यान से देखो। अब ये क्या है पाई बाय 2 x है,
तो मैं क्या देख रहा हूं कि अगर x2 का कोई मल्टीपल होगा, मान लो कि x2 का 0 to 4 में देखना है, देखो ध्यान से 0 to 4 में देखना है, ध्यान से सुनो। तो 0 to 4 में x को देखना है, ये ना बोला कि 0 to 4 में वो इंटीग्रल वैल्यू बतानी है जहां पर ये डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है, ठीक था। तो 0 to 4 में सबसे पहले इंटीजर कौन कौन आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3, यही 3 है, ओपन इंटरवल है। तो इसमें से कौन ऐसा इंटीग्रल होगा जहां पर ये डिसकंटिन्यूअस, अपने को ये देखना है। तो जैसे 1 की बात करो, तो 1 पर अगर जैसे तुम यहाँ 1 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, π/2, और cos π/2 क्या होता है, 0। तो 0 का पावर कुछ भी करो, है ना, ये क्या आ गया, 0 की पावर इंफिनिटी, है ना। तो 0 की पावर कुछ भी करो, कितना भी बड़ा नंबर वो 0 ही रहेगा, बराबर है। और 0 से पहले भी तुम देख लो थोड़ा बहुत, तो वो भी 0 ही रहेगा, मतलब कि कुल मिलाकर 1 पर तो इसका काम नहीं बन रहा, ठीक है। जैसे 3 रखा तो फिर से आ गया 3π/2, फिर से 0 बन जाएगा, तो वहां भी एक कंटिन्यूअस नहीं होने वाला। लेकिन जब 2 होगा x, तो ये क्या बनेगा, पाई और cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, और -1 की पावर 2 है, मतलब इवन नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, +1। मतलब कुल मिलाकर मुझे 1 और 3 पे चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 पे करना है। तो सबसे पहले हमने f/π/2 ही निकाल लिया, सॉरी f(2) निकाल लिया। तो f(2) क्या हो जाएगा, cos π -1 की पावर इवन, ये 1 आएगा, क्लियर। तो अब मुझे 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देखना है 2 के आसपास। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि जैसे तुम ऐसे देखो, जब x लाई करेगा 0 to 2 में, जब x 0 to 2 में लाई करेगा, मतलब 2 से जब छोटा है, 2 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ठीक है। तो उस सिनारियो में देखते हैं ये कहां जा रहा है, क्या ये 1 आ रहा है। तो उस जैसे चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको x है ना, हाँ, तो x को मैंने 0 से 2 में रखा, फिर x/2 बोलूं तो ये भी क्या होगा, 0 to 1 में लाई करेगा, करेगा या नहीं करेगा। फिर पाई से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, πx/2, ये 0 to पाई में लाई करेगा, ठीक है ना। एक मिनट, लेट मी चेक क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये अगर मैं x को 0 से 2 में रखा तो x/2 0 to 1 में जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, πx/2 कहां से कहां जाएगा, 0 to पाई में, हाँ 0 to पाई में जाएगा। अब इसका cos ले लो, है ना। तो इसका जब cos लोगे, ध्यान से देखो, तो cos 0 क्या होता है, 1, मतलब πx/2 ये बना रहा है तुम्हारा, हाँ ठीक है, πx/2 ये बना रहा है। तो जब इसका cos लोगे तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, उसमें देखना होगा 0 to पाई वाले इंटरवल आपको 0 to π/2 लेना होगा, और फिर π/2 से पाई में, तो यहां से यहां करोगे तो ये 0 to 1 में लाई करेगा। तो इसका cos πx/2 ये 0 to 1 में लाई करेगा, ठीक है, 0 to 1 में लाई करेगा। तो जी कैसे पता, क्योंकि cos 0 1 होता है, cos π/2, और cos क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है फर्स्ट इंटरवल में, तो इंटरवल ऐसे चेंज हो जाएगा। तो अगर cos π/2 0 to 1 में है और n इंफिनिटी को जा रहा है, तो ये पूरी वैल्यू कहां जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उस सिनारियो में क्या हो जाएगा, मतलब कुल मिलाकर f(x) 2 के आसपास 0 बनने वाला है, और f(2) 1 है, मतलब 2 ही ऐसा पॉइंट है जहां पर ये डिसकंटिन्यूअस हो। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटे, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।